स्वागत है आप लोगों का केस स्टडी सीरीज में, जहां पे हम कंप्लीट करने वाले हैं ऑलमोस्ट केस स्टडी नंबर 10 तक कंप्लीट कर ही चुके हैं। केस स्टडी 11 आज देख रहे हैं। केस स्टडी 15 केस स्टडी टोटल आपके पास आईसीआई के बोर्ड पे अपलोडेड है, जो कि हम जल्द ही जल्द कंप्लीट करने वाले हैं इस पे। चलिए जी, आइए फटाफट खत्म करते हैं इस केस स्टडी को भी। जैसे हम क्या करते हैं, पहले हम पढ़ते हैं एमसीक्यू। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फ्रॉम रेमिटेंस ऑफ रुपीज 40 lakhs बाय रमनिक द ऑथराइज डीलर ईच। ओके, तो इस पे हमारे पास देखने में लग रहा है टीसीएस का क्वेश्चन, तो डीटी का क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। द कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन सेल ऑफ लैंड एट सिटी आउटस्कोर्ड बाय द कंपनी वुड बी। कैपिटल गेन कितना होगा ये पूछा गया, तो दिस इज अगेन द कैपिटल गेन का क्वेश्चन, दैट इज डीटी से क्वेश्चन पूछा गया इस पे। ठीक है जी। While drafting audit letter communicating the key points of audit to those charged with governance and the audit committee, Mani was thinking if he needs to generate a unique identification number. Okay, यूडिन से भी पूछ लिया गया है, आपको यूडिन कहाँ पे जनरेट करना होता है, दैट इज मीन्स ऑडिट से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है सर। During the conclusion of the audit, Apara was thinking if she is required to report the fact the resignation of the previous auditor. Again ऑडिट के बारे में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है जी, आ गए थे क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो इस पे 4 एमसीक्यूज ही हैं, 4 एमसीक्यू सिर्फ पूछे गए इसमें, जबकि हमारे पास इन जनरली 5 एमसीक्यूज होते हैं एंड 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं। इस केस स्टडी पे सिर्फ और सिर्फ 4 एमसीक्यूज पूछे गए हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अपारा वांट्स टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रीडर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय वे ऑफ an EOM para in the audit report issued by them indicating the fact of the appointment due to the resignation of existing director. Explain the circumstances in which an auditor may consider to include an EOM para in the audit report. Okay, इन्होंने पूछा circumstances जब हम include कर सकते हैं EOM para, तो हम बस circumstances list out कर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। Sampath discussed with Apara and thought that it would be handy and easy to explain the clients the details of LRS if they have standard document draft note covering various aspects of LRS. अच्छा, LRS से related जितनी भी aspects हैं that need to be covered in a document, एक prepare करो नोट आप, उस नोट के हिसाब से हम अपने clients को बताएंगे, ये बताया गया है, हमें नोट्स प्रिपेयर करके देने हैं। Next is Ramnik request you to compute the incremental cost of the ग्रीनली लिमिटेड। चलिए जी, केस स्टडी 10 पढ़ने के बाद 10 केस स्टडी कंप्लीट करने के बाद हमारे पास 11th केस स्टडी में एससीएमपी से फर्स्ट क्वेश्चंस पूछा गया, विच मे बी टेकन एज ए बेस फॉर कोटिंग द मिनिमम प्राइस पर यूनिट। यूनिट है ये, यूनिट नहीं है। ठीक है, ओ सॉरी पर स्वीट है ना, ठीक है कोई नहीं। नेक्स्ट इंडिकेट द एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड फॉर मेकिंग लोवेस्ट कोट। चलिए जी, एससीएमपी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में केस स्टडी 11th केस स्टडी पे। तो ये केस स्टडी आपको दिखने में लग रहा है डीटी प्लस लॉ एक क्वेश्चन है, लॉ का, लॉ तो नहीं भी बोलेंगे तभी चलेगा। ऑडिट प्लस एससीएमपी पे ये क्वेश्चन बना हुआ है, ये केस स्टडी बने हुए हैं। चलिए जी, पढ़ते हैं केस स्टडी पे एंड देन बढ़ेंगे आगे। अपारा एंड संपत हैड कंप्लीटेड द आर्टिकलशिप। अच्छा, आर्टिकलशिप कंप्लीट किया इन्होंने, सही बात है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग फ्रॉम अ रेप्यूटेड सीए फर्म इन चेन्नई, बोथ वर गुड इन स्टडीज एंड आफ्टर क्वालिफाइंग दे डिसाइडेड टू बिकम पार्टनर्स इन प्रोफेशंस एंड पार्टनर्स इन लाइफ। ओहो, Sampath was proficient in interpretations of the laws and the direct tax, while Apara was good in the indirect tax audit and the financial reporting। और क्या चाहिए इनको, सारा तो हो गया। FR, audit, IDT, DT, law सारे कंप्लीट हो गए। They started their firm at Kochi in name of Apara and Sampath Company Chartered Accountants। Great. Currently, they have a well-established practice spread across various spheres including FEMA, corporate law, international taxation, valuations, etc. Apara and Sampath had in the past done few engagements for Greenly Limited. Ramnik, the vice president of Greenly Limited, invited Apara and Sampath for a meeting along with finance team, internal auditor and the tax consultant of the company। ठीक है, यहाँ तक कितना समझ में आ रहा है? उन लोगों का फॉर्म एक स्टैब्लिश हो गया कोची में एंड उन्होंने ग्रीनली लिमिटेड के रिगार्डिंग कुछ काम कर रखे थे, तो ग्रीनली लिमिटेड ने उनको एक मीटिंग में इन्वाइट किया जहाँ पे इंटरनल ऑडिटर्स हैं, फाइनेंस टीम है एंड टैक्स कंसल्टेंट उनके अवेलेबल हैं। As Green Limited was coveted client for the firm, Apara and Sampath attended the meeting। दोनों ही आ गए मीटिंग में। ठीक है, during the meeting, Ramnik discussed the following points. Green Limited is one of the leading laundry in Delhi. For cleaning up suits, it charges ₹625 per suit set। ठीक है, सूट सेट, प्रत्येक सूट सेट के लिए ये 625 चार्ज करती है एंड उसकी ये गिवन है पर यूनिट का प्राइस। इसकी क्लीनिंग मटेरियल से इतना लगता है, लेबर पे इतना लग जाता है, वेरिएबल ओवरहेड पे इतना लग जाता है, फिक्स्ड ओवरहेड पे इतने लग जाते हैं। Company is known for timely delivery and quality services, hence it charges premium for its services। Okay, इनकी प्रीमियम कॉस्टिंग चल रही है। ठीक है, next is the labor charges have been derived by dividing the total salary paid by the total number of hours available।
ओके टोटल जितनी इन्होंने टोटल सैलरी पे किया डिवाइड टोटल नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल, वहां से इन्होंने कंप्यूट किया हुआ है लेबर चार्जेस। वेरिएबल ओवरहेड्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ शोज क्लीन्ड, व्हाइल फिक्स्ड ओवरहेड इज रेट derived by dividing the total cost of all the related expenses by the number of labor hours available. Fixed overhead generally includes the office rent and administrative salary. A conference is being held in Delhi on account of T20, and hotel is also required to provide premium laundry services for which a company has been approached for its lowest quote. Okay, ठीक है, there is possibility of 150 shows being given for laundry and priority basis. The company has sufficient material of cleaning in stock even for this additional special order. अच्छा, स्पेशल ऑर्डर है डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन आ गया एससीएमपी से। ठीक है सर, it is believed that 55% of the additional work can be done in normal working hours and for the rest of the work overtime ISM the employees will be required. चलिए इंक्रीमेंटल क्या है यहाँ पे, इंक्रीमेंटल 45% हमें लेबर आवर्स इंक्रीमेंटल लग रहे हैं। ओवरटाइम आवर्स को पेड किया जाता है एट 1 and 1.1 half of the normal hour rate। तो नॉर्मल आवरली रेट इनका कितना है, नॉर्मल आवर रेट है 60 इज द नॉर्मल आवर रेट। तो 1 and 1.5, 1 and 1 half का मतलब हो गया आपके पास में 3/2, दैट इज 1.5, 1.5 60 का 1.5 इतने पेमेंट करने पड़ेंगे पर आवर्स। ठीक है सर, चलिए आएंगे इसके क्वेश्चंस पे। ग्रीन लिमिटेड इज हैविंग 3 years एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹10 crore and during the financial year 2023-24 it is required to spend on account of the CSR. It wants to incur this expenditure and NGO through an NGO Green Foundation. Green Foundation was formed by a few like-minded individuals who wanted to take up the course of education for kids living in slums. It was registered under 12A and Section 80G of the Income Tax Act 1961, but not registered under MCA. However, the foundation is carrying out certain CSR projects on smaller scale of the community since 2020. ये जरूरत भी नहीं है, इसके लिए कोई क्वेश्चंस पूछा नहीं गया, हमने देख लिया था क्वेश्चंस ऑलरेडी। The company purchased a land in city outskirts on 1st August 2018 for a consideration of 1.25 crore to construct a factory for which the stamp duty valuations on that date was 1.75 crore. ओके, स्टैम्प ड्यूटी कितनी थी 1.75 करोड़ एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जो कि 1.25 करोड़ की उनकी कॉस्ट लगने वाली थी। ठीक है, लैंड इन्होंने खरीदा था। लेटर मैनेजमेंट डिसाइडेड टू सेल आउट द लैंड to fund this business diversion activities. On 1st of August 2023, land on the city outskirts was sold for 5 crore. Stamp duty value 5.4 crore था। Cost inflation index 2010 से 11 and financial year 2023-24 are this and this respectively. कुछ रॉन्ग नहीं लग रहा है। 2010-11 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्यों चाहिए हमें, जब इन्होंने सेल किया परचेज किया 2018 पे, तो हमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स चाहिए 2018-19 का एंड 2023-24। ओके, 1 अगस्त 2020, हाँ ये ठीक है, 1 अगस्त 2023-24 का ही चाहिए, बट यहाँ पे 2010-11 है 2018 एंड 19, दैट इज 2018-19 का चाहिए होगा हमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। चलिए जी ये देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ABC LLP, the statutory auditor of the Green Limited, resigned due to the personal reasons, and Apara and Sampath Company was proposed to be appointed as the subsequent auditor by the company by the board of directors. This was a great opportunity for both Apara and Sampath as they were trying to get some business from Green Limited. चलिए जी business भी आ गया, मजे की बात है। After the meeting was completed, Ramnik met Sampath and had casual discussion with him. He told that his daughter Sweti was pursuing post-graduation from Stanford, USA, for which he had remitted $50,000 and that is ₹40 lakhs for her maintenance abroad under LRS scheme. चलो LRS scheme है, बट किस पर्पज के लिए है, एजुकेशन पर्पज के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के एजुकेशन पर्पज के लिए। ठीक है, थैंकफुली he did not have to do any other remittance during there. अच्छा, पूरी ईयर में इन्होंने $50,000 सेल किया, ट्रांसफर किया हुआ, रेमिट किया हुआ है। While Sampath was busy in discussions with Ramnik, CM Money, the internal auditor of the Greenly Limited and a close friend of Para, approached for a quick chat. Money informed Apara that his practice was going good and was appointed statutory auditor of the listed entity. Lately, he has been busy finalizing the audit letter, communicating the key points of the audit to those charged with the governance and the audit. ये जरूरत ही नहीं है हमें, बैकग्राउंड ये जरूरत ही नहीं है, बैकग्राउंड जैसा है कुछ। ठीक है, चलिए अब आते हैं एमसीक्यू पे। आप एक बार पढ़ लो, छोटा सा केस स्टडी फटाफट पढ़ लो। आते हैं हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं फटाफट से। चलिए जी एमसीक्यू देख लेते हैं। From remittance of ₹40 lakhs, the authorized dealer is not required to make any TCS, required to make TCS. Okay, चलिए TCS का प्रोविजन है। ये 1 अक्टूबर 2023 में एक अमेंडमेंट आया था TCS पर, उसी पे क्वेश्चंस पूछ लिया गया है ICAI के द्वारा। देखो 1 अक्टूबर 2023 में अमेंडमेंट क्या आया था, अमेंडमेंट आया था इन दो केसेस पे, LRS फॉर अदर पर्पसेस एंड परचेज ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पे। वैसे देखा जाए तो LRS फॉर एजुकेशन फाइनेंस्ड बाय द लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे नील रहेंगी कब तक, 7 लाख तक। TCS
ठीक है, बिफोर फाइनेंस एक्ट 23, बट न्यू रेट विद इफेक्ट फ्रॉम 2023 क्या है, नील है अप टू, हमें जरूरत इसके, हम इसी को देखेंगे, नील अप टू 7 लाख एंड 0.5% अबव 7 लाख है, ठीक है। इनकेस मेडिकल ट्रीटमेंट है, एजुकेशन है, अदर देन फाइनेंस बाय लोन, ये तो लोन के लिए था, अभी अदर देन फाइनेंस बाय लोन के केस है, तो नील होगा 7 लाख तक, 5% अबव 7 लाख, ठीक है। एलआरएस फॉर अदर पर्पजेज के लिए नील होगा 7 लाख एंड 20%, तो एलआरएस होते साथ ही हम डायरेक्टली इतना याद कर लेंगे कि 7 लाख तक कुछ भी नहीं लगने वाला, 7 लाख से ऊपर हमें लगने वाले हैं 0.5%, 5% एंड 20% एज केस में भी, ये तो अभी हमें जरूरत ही नहीं है। तो ये केस कहाँ पे है, ये केस आपके पास में, इन दिस केस द रेमिटेंस वाज मेड फॉर मेकिंग एजुकेशन एंड दैट वाज नॉट फ्रॉम द लोन, तो ये केस यहाँ पे आ रहा है। 7 लाख रुपीज ये हो गया, 40 लाख वाज टोटल रेमिटेंस, माइनस 7 लाख करेंगे 33 लाख, 33 लाख पे 5% वुड बी द टीसीएस दैट इज नीडेड टू बी कलेक्टेड, ठीक है। 33 लाख पे कितने कलेक्ट करना पड़ेगा, 33 लाख पे कलेक्ट करना पड़ेगा 5%, तो 5% that would be 1.65 lakh, 1.65 lakh is the TCS that is needed to be collected, ठीक है सर। देख लेते हैं सॉल्यूशंस कहाँ पे 1.65 लाख, टिक लगा लेते हैं, रिक्वायर्ड टू मेक टीसीएस ऑफ 1.65 लाख, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, इस पे आंसर हो गया आपके पास में बी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, द कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन सेल ऑफ लैंड एट सिटी आउटस्कट बाय द कंपनी वुड बी, कैपिटल गेन कितना होगा, देखिए इस पे जो है कैपिटल गेन कितना होगा, चलिए पढ़ लेते हैं फिर से, जो केस था हमारे पास में ये रहा। द कंपनी परचेज्ड, एक सेकेंड, या इट्स राइट नाउ, द कंपनी परचेज्ड द लैंड इन द सिटी आउटस्कट, ठीक है, ऑन 1 अगस्त 2018 पे उन्होंने परचेज किया, ओके, 1.25 करोड़ का, कंस्ट्रक्ट अ फैक्ट्री फॉर विच स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशंस ऑन दैट डेट वाज रुपीस 1.75 करोड़, देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे है क्या 1.25 करोड़, बट स्टैम्प ड्यूटी कितना है 1.75 है, तो हम 1.75 को ही लेके चलेंगे फॉर कंप्यूटेशन पर्पस, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यहाँ पे 110% से ज्यादा है, इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इज आपके पास में आया द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशंस ऑन अगस्त 23, ये सेल करने वाले हैं लैंड को, एंड द लैंड वाज बीइंग सोल्ड फॉर 5 करोड़ रुपीस, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशंस कितना है यहाँ पे 5.4 करोड़ है, तो 5.5 वुड बी द 110%, क्योंकि 110% से नीचे है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, सो वी विल बी कंसीडरिंग द एक्चुअल कंसीडरेशंस ओनली ओवर हियर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज आपके पास में क्या बताया गया है यहाँ पे, चलो जी, ये तो हमें पता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इनकेस इज ग्रेटर देन 110% ऑफ व्हाट एक्चुअली द वैल्यू इज, तो इन दैट सिनेरियो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेके चलेंगे, तो यहाँ पे 1.75 हमने ले लिया, यहाँ पे 5.4 नहीं 5 करोड़ लेके चलेंगे। अब आते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इन क्वेश्चन इट इज गिवन 2010, 11, 2023, 24, दो की हमें दोनों ही नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2018-19 का, एंड हमें चाहिए 2023-24 का चाहिए, माय मिस्टेक, 2023-24 का चाहिए, एंड 2010-11 का नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2018-19 का, तो मैंने 2018-19 का ये लेके आ गया 280 विल बी डिवाइडेड एंड 348 से हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, इट विल कम योर 2.175 करोड़, 2.175 करोड़ वुड बी योर कैपिटल गेन, ठीक है। अब देख लो आप इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन देख लो, ओके, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का केस क्या था, ये यहाँ पे मैंने लेके आ रखा है एक आपके पास एक नोट, ठीक। अब इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन देखते हैं, पहले इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन बता दो, इस पे गलत है, देख लेते हैं इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन। इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन क्या है, टोटल कंसिडरेशन इन्होंने बोला 5, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंडेक्स कॉस्ट कितना है देख लो यहाँ पे, index cost is stamp duty value at the time of the purchase, that is 1.75 crore multiplied by 331 divided by 167, तो इन्होंने क्या लिया multiply by 331 divided by 167, ओके, इंस्टीट्यूट ने किया हुआ है 1.75 divided by 331 multiplied by is divided by 167, ओके, एक मिनट एक सेकेंड, ओके, या 1.75 divided by 167 multiplied by 331, देखो इन्होंने 331 यूज किया, किसका यूज किया, ये 2022-23 का, जो कि केसी नहीं बन रहा, 2022-23 एंड्स इन 31 मार्च 2023, यहाँ पे क्या है 1 अगस्त 2023 है, इस वजह से ये केसी नहीं बन रहा 331 लेने का, ठीक है। नेक्स्ट चीज और 167 फाइनेंशियल 10-11 में ही कंप्लीट हो गया, 10-11 का तो केसी ने बना हमारे पास परचेज किया गया 1 अगस्त 2018 पे, तो इस वजह से ये सिनारियो भी यहाँ पे नहीं बन रहा, ये इसलिए इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन यहाँ पे गलत है, और ये क्वेश्चन भी गलत है, क्वेश्चन पे ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं 2.175 का, तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग यहाँ पे गलत है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है।
ठीक है जी, कोई नहीं, आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। हमें क्या करना है एग्जाम पे? हमें एग्जाम पे क्या करना है, जो नियरेस्ट आंसर है। देखिए 2.175 हमारा आंसर था ना, 2.175। ओके, 2.175 हुआ जावा आंसर। तो हम ए नंबर को लगा के चलेंगे, ए ऑप्शन को लगा के चलेंगे जहाँ पे 2.8 करोड़ की बने। दैट इज द नियरेस्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि मे भी इसके लिए ग्रेस मार्क्स आपके लिए अवेलेबल होगा, सो इसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। व्हाइल ड्राफ्टिंग एन ऑडिट लेटर कम्युनिकेटिंग की पॉइंट्स ऑडिट टू दो चार्ज द गवर्नेंस एंड ऑडिट कम्युनिटी, मनी वाज थिंकिंग इफ नीड्स टू जनरेट यूरिन। देखो ये क्या है, सिर्फ की पॉइंट्स ये ऑडिट टीसी डब्ल्यूसीजी एंड ऑडिट कमेटी को एक लेटर दे रही है। तो लेटर के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि यूडिन सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए चाहिए होता है, ऑडिट रिपोर्ट के लिए चाहिए होता है, और ऑडिट एंड एश्योरेंस एक्टिव अटेस्टेशन के लिए चाहिए होता है। ठीक है, ये ऑप्शन ऐसे गलत हो गया, ये भी ऑप्शन ऐसे गलत हो गया। वन सिंगल यूनिट कैन बी जनरेटेड फॉर होल ईयर, ये गलत है। आपके पास में ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है सर, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ड्यूरिंग द कंक्लूजन ऑफ एन ऑडिट, अ पार्टी वाज थिंकिंग इफ शी इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द फैक्ट ऑफ द रेजिग्नेशंस बाय द प्रीवियस ऑडिटर। देखो क्लोज नंबर आपके पास कारो की क्लोज नंबर जो 18 है, वहां पे कहा गया है कि कोई रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर यदि होते हैं तो उसके बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बताने होते हैं हमें। ठीक है, दिस इज द केस whether during the year there has been any resignations of the statutory affairs, the auditor considered has the auditor considered the objections issued or the concerns raised by the outgoing auditor। ठीक है, तो ये सिनारियो हमें है कि बताने होंगे, तो इट मीन्स हमें इस पे रिप्रेजेंट करना होगा। द फैक्ट नीड टू बी डिस्क्लोज्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है आपके पास में ए, एज पर द कंपनीज ऑडिटर सीआर कारो 2020 अपार एंड संपन्न कंपनीज टू रिपोर्ट द रेजिग्नेशन ऑफ एबीसी एलएलपी एंड स्टेट द फॉर्म हैज टेकन द कंसीडरेशंस इश्यूज ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय एबीसी एलएलपी। ठीक है, नो तो आंसर ही नहीं होगा। यस, should be reported as per the company's auditors rule 2014, नहीं कारो के हिसाब से। 143.3 the fact of the resignations should be reported, नहीं ये कारो 2020 क्लोज 18 के हिसाब से रिपोर्ट करना होता है। सो आंसर would be 4A। ठीक है सर, चलते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे, अपारा वांट्स टू ड्रॉ अटेंशंस। ओके, यूएम पारा के बारे में था, सर्कमस्टेंसेस जहां पे हम यूएम पारा हमें इंक्लूड करना होता है। देखो यूएम पारा क्या है, दो पारा होते हैं, एक तो होता है इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ। यूएम पारा में क्या होता है, देखो यूएम पारा इज द केस, देखो वर्ड क्या, एम्फेसिस ऑफ मैटर, इसको याद ऐसे करते हैं, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ मींस जो मैटर ऑलरेडी अवेलेबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसी पे हम एम्फेसिस देना चाह रहे हैं, आपकी अटेंशन से हम ड्रॉ करवाना चाह रहे हैं उस मैटर पे। दैट इज द एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। और एक होता है अदर मैटर पैराग्राफ। अदर मैटर पैराग्राफ मींस द थिंग्स दैट इज नॉट मेंशन्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट दैट इज इंपॉर्टेंट for the financial users of the financial statement to draw the conclusion। तो उस पे हम attention raise करना चाह रहे हैं। So that is given in others matter paragraph। others matter paragraph मतलब जो financial statement में नहीं है बातें, उस बातें को हमें highlight करना है। that is given in other matters paragraph। and UM emphasis matter paragraph मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अवेलेबल है उसके बारे में हम इम्फेसिस करना चाह रहे हैं। तो किस किस सर्कमस्टेंसेस पे हमें इम्फेसिस करना होता है, वो बातें हमें बताने होंगे। देखो सर्कमस्टेंसेस क्या है, एक तो है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशंस वुड बी एन अनएक्सेप्टेबल बट फॉर द फैक्ट दैट इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इनका जो है, एक्चुअली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ बट दैट इज अनएक्सेप्टेबल। ये कहना चाह रहा है कि अनएक्सेप्टेबल बट क्योंकि लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया, इस वजह से फाइनेंशियल ऐसे ही बनाया है, ये हमें बताना पड़ेगा। ये सर्कमस्टेंसेस हैं। अलर्ट करना है यूजर्स कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के लिए बनाया हुआ है, तब हम यूएम पारा को यूज करेंगे। फैक्ट become known to the auditor after the date of auditor report and auditor provides a new or amended auditor report। ये एक सिनारियो है जब एक्चुअली में ऑडिट रिपोर्ट हम फाइनलाइज कर चुके हैं, उसके बाद कुछ ऐसे फैक्ट्स हमें पता चले कि हमें ऑडिट रिपोर्ट अपना करना पड़ा रिवाइज। तो इन दैट सिनारियो हम यूएम पारा का इंट्रोडक्शन करेंगे। and uncertainty relating to the future outcome the exceptional litigations of the regulatory action। जो रेगुलेटरी एक्शन चल रहे हैं, लिटिगेशन चल रहे हैं, उसकी अनसर्टेनिटी है फ्यूचर में, तो उसके रिलेटेड कुछ भी हमें बताना है तो यो ईएम पारा से ही बताएंगे। और सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट दैट अकर्स बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज अर्ली एप्लीकेशंस of new accounting standard that has a material effect on the financial statement, and next is major catastrophe having significant impact on the entity's financial position। तो ये कुछ सिनारियोज हैं जो कि बेसिकली आप इसको याद कर सकते हो। ऑडिटर ने रिपोर्ट दे दिया, उसके बाद कुछ इवेंट्स अकर हुए, उसके बाद उनको ऑडिट को करना पड़ा, ऑडिट रिपोर्ट को करना पड़ा रिवाइज। फर्स्ट इज दिस। नेक्स्ट
फॉर दोज इवेंट व्हाट हैव बीन इम्पैक्ट क्या है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको हमें रिपोर्ट करना है। उसके लिए कैटास्ट्रोफी को है उसको रिपोर्ट करना है, उसके लिए लिटिगेशंस को रिपोर्ट करने हैं, उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूएम पारा का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑल एप्लीकेशन हम कर रहे हैं किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, तो उनके लिए हम यूएम पारा का यूज करेंगे। इसके अलावा इनकेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के लिए, तो हम ड्रॉ करेंगे अटेंशन अपने यूजेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टुवर्ड्स दिस थिंग थ्रू यूएम पारा। ये बातें गिवन है यूएम पारा पे हमें बताना होगा। ओके, अब इनकी कंटेंशन क्या है, अब कहाँ चला गया, गिव मी अ सेकंड। Yeah. In the view, contention of para to draw attention to the reader financial by way of EOM para in the audit report issued for the resignations of the auditor is not correct, क्योंकि हम उसमें वही बातें बताते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे गिवन है। तो resignations of the auditor is not the thing that is to be provided in financial statement। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूएम पारा का यूज नहीं करना है, हम इसको कारो रिपोर्ट पे ही रिपोर्ट कर देंगे। कारो एनेक्सिस जो जाएंगे हमारे ऑडिट रिपोर्ट पे, उसको हम रिपोर्ट करेंगे वहां पे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। Sample discussed with the para and thought that it would be handy and easy to explain the client the detail of LRS if they have a standard document। चलिए LRS पे स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट क्या बनेंगे आपके पास में, LRS के स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जो गिवन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फेमा एक्ट 1999 से आपके पास क्वेश्चन है, वहां से जो गिवन है आपके पास में बुक होगा, आप इसको आराम से वहां पे कॉपी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ये अप्लाई करती है सारे रेजिडेंट पे, USD 2,50,000 तक आप आराम से परमिटेड है, परमिसिबल करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के थ्रू आप लेके जा सकते हो। एंड जो भी इसके पास यहाँ पे गिवन है आप पढ़ लेना, इसमें कोई ज्यादा बातें नहीं है, समझाने वाली बातें नहीं है। क्लबिंग इज नॉट परमिटेड बाय अदर फैमिली मेंबर्स फॉर द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन सच एज ओपनिंग बैंक अकाउंट इफ दे आर नॉट द को ओनरशिप ओवरसीज अकाउंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कोई नहीं, क्लबिंग अलाउड नहीं है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए, ये बातें यहाँ पे गिवन है। तो एलआरएस से रिलेटेड जो भी हमारे पास फेमा में गिवन है 1999 फेमा एक्ट भी गिवन है, उसके रिलेटेड हमें यहाँ पे एक नोट बनाना है। बस नोट पे ये लिख देना है कि एलआरएस कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है एंड एलआरएस में कौन कौन से स्कीम्स हमारे पास अवेलेबल है, बस वो लिख के आ जाने, खत्म। इसके बारे इसमें ज्यादा डिस्कस करने जैसा है नहीं कुछ। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ओके, कंप्यूट द इंक्रीमेंटल कॉस्ट कंप्यूट करना है एंड इंडिकेट एक्सपेक्ट्स टू बी कंसीडर फॉर मेकिंग द लोएस्ट कोट। स्पेशल ऑर्डर आया हुआ है, स्पेशल ऑर्डर पे हमें करना है कैलकुलेशंस। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे ये पोर्शन से जो रिलेवेंट है हमारे लिए। देखो, ग्रीन लिमिटेड वन ऑफ द लीडिंग लॉन्ड्री मटेरियल्स है, इनका प्राइस 1625 का जाता है, क्लीनिंग मटेरियल 37 है एंड लेबर दिस इज। चलिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। क्लीनिंग मटेरियल्स वुड बी द इंक्रीमेंटल कॉस्ट, कोई नहीं क्योंकि नया स्पेशल ऑर्डर है, हमें नया बनाना है तो नया कॉस्ट इस पे इंक्रीमेंटल पे मटेरियल तो लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट इज लेबर आपके पास में इन्होंने बोला है जितने लेबर्स हमारे पास अवेलेबल है दैट इज उनकी कैपेसिटी है कि 55% हम यूज कर सके, फॉर रेस्ट 45% वी नीड टू डू दी ओवर टाइम वर्क। तो 45% के लिए हमें यहाँ पे कंप्यूटेशंस करना होगा। वेरिएबल ओवरहेड्स तो लगेंगे ही लगेंगे, आपके नए स्पेशल ऑर्डर्स पे पूरी लग जाएंगे। वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड इन्होंने कहा है कि ऑफिस रेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी, सो दिस इज नॉट द इंक्रीमेंटल कॉस्ट, दिस इज नॉट द रिलेवेंट कॉस्ट फॉर कैलकुलेशंस। चलिए तो कैलकुलेशंस पे हम चलते हैं। क्लीनिंग मटेरियल्स पे 150 शीट्स हैं, 37 पे इट विल बी 5550। कैलकुलेशंस आप कर लेना, इस पे कैलकुलेशंस बिना किए आप आगे मत बढ़ना, मैंने कैलकुलेशंस पहले कर रखा है आपको टाइम यहाँ पे बचाने के लिए। लेबर पे 150 3 into 60 यहीं से आ रखा है, 3 into 60 that is 180 आवर्स है ये, 3 hours into 60 would be this, but 45% जिन्होंने बोला 45% ही हमें ओवर टाइम करना पड़ेगा एंड द रेट वुड बी 1.5, यहाँ से ये आया है 1.5। ऐसे करके हम इसकी कंप्यूटेशंस कर लेंगे एंड वेरिएबल ओवरहेड 150 into 80, हमारे पास टोटलिटी में कॉस्ट इतना बन रहा है। कॉस्ट पर स्विच हो जाएगा 238.5। देखो इनकी इन जनरली ये चार्ज क्या करते थे 625 पर सूट सेट। अब इनकी कॉस्ट जो बैठ रही है 238.5 ही कॉस्ट बैठ रही है एंड दैट इज वेरी ठीक है, अच्छी कॉस्ट बैठ रही है, दैट इज एक्सेप्टेबल कॉस्ट। सो इस वजह से हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो हमारे पास स्पेशल ऑर्डर बन रहा है। हमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट पहले कंप्यूट करके देना है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमने कंप्यूट कर लिया 38.5 एंड द प्राइस इज वेल बिलो द नॉर्मल प्राइस ऑफ 625, तो इसलिए कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट टू बी कंसिडर्ड फॉर कोटिंग द लोएस्ट प्राइस। देखो लोएस्ट प्राइस हम कोट करना
चाह रहे हैं, हम कोट करना चाह रहे हैं लोएस्ट प्राइस पे, बट हमें ये कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर्स, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हमने देख लिया डिसीजन मेकिंग के लिए, अब क्वालिटेटिव फैक्टर्स हमें डिटरमिन करने हैं। देखो, इफ इन केस दिस इज द सिंगल टाइम ऑर्डर है तो आप प्रीमियम चार्ज करो, क्योंकि वो वापस आने वाला ही नहीं है, तो हमें क्या बिजनेस देके जाएगा, वो कुछ बिजनेस देके नहीं जा रहा, प्रीमियम चार्ज करो, इसके लिए वन टाइम डील इन केस है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। डिसीजन मेकिंग अदर कंडीशंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट। फॉर इंस्टेंस, यदि ये वन टाइम डील है, नो प्रोस्पेक्ट ऑफ द रिपीट बिजनेस, तो हमें प्रीमियम चार्ज करना होगा। द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेटिंग अ फुट इन द डोर इज टू quote ऑफ फ्यूचर बिजनेस पुश द प्राइस डाउनवर्ड। ठीक है, इनकेस फ्यूचर बिजनेस भी आ रहा है तो प्राइस हम डाउनवर्ड लेके चलेंगे। ये बातें यहाँ पे गिवन है, कोई नहीं, तो ये बातें हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो ये थे आपके पास में केस स्टडी नंबर 11। केस नंबर 11 ज्यादा बड़ा नहीं था, ये छोटा सा केस स्टडी है। चलिए जी, कोई नहीं, केस स्टडी आपने इनके सब तक केस स्टडी नंबर 1 से 10 नहीं देखा है तो आप केस स्टडी नंबर 1 से 10 देख लेना, उसको वो भी इसी यूट्यूब चैनल पे आपके पास में अवेलेबल है। देखो, हम ऑलरेडी केस स्टडी 11 तक पहुंच चुके हैं। केस स्टडी 4 और केस स्टडी बच्चे हैं टिल द टाइम ऐसे और केस स्टडी नहीं डाल देती, हम इससे प्रैक्टिस करेंगे एंड कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट आपके एग्जामिनेशंस प्रिपरेशंस के लिए। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।